20 साल बाद अनिमेष अपने पुश्तैनी मकान में वापस लौटा था। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि यह घर इंसानों को मारता नहीं है, बल्कि उन्हें कैद कर लेता है। और वो कैद करने वाली जगह थी आईने के उस पार। उस रात जो कुछ भी हुआ, उसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। निशनपुर गांव मानो नक्शे से मिटा हुआ कोई एक उदास और वीरान बिंदु हो। स्टेशन के नाम पट्टक नेम बोर्ड का रंग इस कदर उड़ चुका था कि दिन के उजाले में भी उसे पढ़ना मुश्किल था। शहर से आया अनिमेष जब स्टेशन पर उतरा, तब शाम ढल रही थी और अंधेरा पैर पसार रहा था। चारों तरफ अजीब सा सन्नाटा था। झींगुरों की आवाजें ऐसी लग रही थी मानो हवा के सीने में कीलें ठोक रही हों। अनिमेष यहाँ अपने पुश्तैनी घर छायात्रु को बेचने का बंदोबस्त करने आया था। 20 साल बाद इस गांव में उसकी वापसी हुई थी। पिता की मौत के बाद इस घर की देखभाल करने वाला कोई नहीं था। पुराने जमाने की वो विशाल 2 मंजिला हवेली, जिसके चारों तरफ घना जंगल और आम कटहल के बाग थे। गांव वाले उस घर को शापित मानते थे, लेकिन तार्किक सोच रखने वाला अनिमेष इन अंधविश्वास की कहानियों पर भरोसा नहीं करता था। स्टेशन से एक जर्जर रिक्शे पर बैठकर जब वो घर के सामने पहुंचा, तब तक अंधेरा काफी गहरा हो चुका था। रिक्शे वाले ने छायात्रु के फाटक के सामने उसे उतारा और बिना अतिरिक्त पैसे लिए ही वहां से लगभग दौड़ते हुए भाग गया, मानो उसके पास वहां रुकने का एक पल भी न हो। फाटक पर जंग लग चुकी थी। जैसे ही अनिमेष ने हाथ लगाया, वो एक दर्दनाक चीख के साथ खुल गया। सामने का बगीचा अब एक भयानक जंगल बन चुका था। बड़ी बड़ी लताएं सांपों की तरह पेड़ों से लिपटी हुई थीं। टॉर्च की रोशनी फेंकते हुए अनिमेष मुख्य दरवाजे की तरफ बढ़ा। ताला खोलने में उसे काफी मशक्कत करनी पड़ी। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, एक अजीब सी घुटन, धूल और सीलन की बदबू ने उसका स्वागत किया। अंदर जाते ही उसे ऐसा महसूस हुआ मानो उस विशाल हवेली ने एक गहरी और ठंडी सांस ली हो। लकड़ी की सीढ़ियों से दूसरी मंजिल पर जाते समय हर एक कदम पर मड़म्म की आवाज आ रही थी, जैसे कोई दर्द से कराह रहा हो। अनिमेष के लिए जमीनी मंजिल ग्राउंड फ्लोर पर एक कमरा तैयार किया गया था। पुश्तैनी केयरटेकर हारू दादू ने पहले ही सब कुछ साफ कर दिया था। हालांकि तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर वो रात में रुकने के लिए राजी नहीं हुए। रात को दाल चावल खाकर अनिमेष जब बिस्तर पर लेटा, तब घड़ी में रात के 11 बज रहे थे। चारों तरफ एक अस्वाभाविक डरावनी खामोशी थी। अचानक उसके कानों में एक अजीब सी आवाज आई, टुक टुक टुक। ऐसा लगा जैसे ऊपरी मंजिल पर कोई बहुत धीमे कदमों से टहल रहा हो। अनिमेष उठकर बैठ गया। इस घर में उसके सिवा किसी और के होने की कोई गुंजाइश नहीं थी। दूसरी मंजिल के सारे कमरे तो ताले में बंद थे। वो आवाज ठीक उसके सिर के ऊपर वाले कमरे से आ रही थी। कुछ देर बाद वो आवाज थम गई, लेकिन तभी कुछ नया शुरू हुआ। एक सिसकने की आवाज, बहुत मध्यम और बारीक रोने की आवाज, मानो बहुत दूर से तैरती हुई आ रही हो। अनिमेष ने सोचा कि यह उसका वहम है। उसने अपने कान बंद कर लिए और सोने की कोशिश करने लगा। अगली सुबह धूप निकलते ही रात का डर थोड़ा कम हो गया। हारू दादू जब चाय लेकर आए तो अनिमेष ने उनसे पूछा, अच्छा दादू, रात को ऊपरी मंजिल पर कैसी आवाजें आती हैं? हारू दादू के हाथ से चाय का कप गिरते गिरते बचा। कांपती हुई आवाज में उन्होंने कहा, दया, छोटे बाबू, उधर ध्यान मत दीजिए। दिन का काम खत्म करके शाम होने से पहले ही स्टेशन चले जाइए। यह घर इंसानों को ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर पाता। दोपहर के बाद अनिमेष ने जिद में आकर दूसरी मंजिल का ताला खोल ही दिया। ऊपर के बरामदे में धूल की 1 इंच मोटी परत जमी थी।
दीवारों पर उसके पूर्वजों के तैलचित्र, ऑयल पेंटिंग्स टंगे थे। चलते चलते वो कॉरिडोर के आखिरी कमरे में पहुंचा। उस कमरे का दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। अंदर झांकते ही उसने एक विशाल आईना देखा। ब्रिटिश काल की नक्काशी वाला वो एक बड़ा बेल्जियम ग्लास था। अनिमेश ने जैसे ही रुमाल से आईने को साफ किया, वो जड़ होकर वहीं खड़ा रह गया। आईने में उसे अपना अक्स रिफ्लेक्शन दिखाई नहीं दे रहा था। उसकी जगह उसे एक अंधेरा कमरा दिखा, जहां एक शख्स पीठ घुमाकर बैठा हुआ था। उस शख्स ने ठीक वैसी ही शर्ट पहन रखी थी जैसी अनिमेश ने पहनी थी। अचानक उस परछाई ने धीरे धीरे अपनी गर्दन घुमाना शुरू किया। शाम ढलने से पहले ही बाहर तेज तूफान और बारिश शुरू हो गई। अनिमेश ने तय किया कि वो आज रात ही यहाँ से निकल जाएगा। लेकिन जैसे ही वो मुख्य दरवाजे पर पहुंचा, उसके होश उड़ गए। दरवाजा बाहर से बंद था, उस पर ताला लटका था। तभी उसकी लालटेन अचानक बुझ गई। उस घने अंधेरे में अनिमेश को महसूस हुआ कि ठीक उसके पीछे कोई खड़ा है। एक ठंडी बर्फीली सांस उसकी गर्दन को छू रही थी। उसने झटके से टॉर्च जलाई तो देखा कि फर्श पर पानी के गीले पैरों के निशान थे, जो सीढ़ियों से होते हुए ऊपर की तरफ जा रहे थे। मानो किसी सम्मोहन के वश में होकर अनिमेश उन सीढ़ियों पर चढ़ने लगा। दूसरी मंजिल के उस आईने वाले कमरे में कदम रखते ही उसने देखा पूरा कमरा रोशन था। वहां हजारों मोमबत्तियां जल रही थीं और बीचों बीच एक पुरानी डायरी खुली हुई थी। डायरी के पन्नों पर खुद उसी की लिखावट थी। उसमें लिखा था, आज 12 मई 2024 है। मैं जानता हूं कि मैं अब कभी वापस नहीं लौट पाऊंगा। यह घर इंसानों को कैद कर लेता है। आज रात जब मैं आईने के सामने खड़ा होऊंगा, तब मेरी पुरानी रूह आजाद हो जाएगी और मैं अगले 20 सालों के लिए इस आईने के भीतर बंद हो जाऊंगा। अनिमेश ने कांपते हुए आईने की तरफ देखा। आईना अब बिल्कुल साफ था। उसने देखा कि आईने के अंदर वो खुद खड़ा है, लेकिन उसकी आंखें गायब थीं। वहां सिर्फ 2 काले खौफनाक गड्ढे थे। अचानक पीछे से आहट हुई। अनिमेश ने मुड़कर देखा, एक और अनिमेश सीढ़ियों से ऊपर आ रहा था। वही शर्ट, वही टॉर्च। नए आए अनिमेश ने हैरान होकर पूछा, कौन है आप? असली अनिमेश चीखना चाहता था, लेकिन उसके गले से कोई आवाज नहीं निकली। उसने महसूस किया कि उसका शरीर बिल्कुल हल्का होता जा रहा है। वो आईने के अंदर खिंचा चला जा रहा था। आईने के बाहर खड़े नए अनिमेश ने मुस्कुराते हुए डायरी उठाई और आईने की तरफ देखकर एक शैतानी भयानक हंसी हंसा। 20 साल बाद आखिरकार मुझे मुक्ति मिल गई। अब तुम्हारी बारी है अनिमेश। अब से यह घर तुम्हारा है। बाहर आसमान में जोर से बिजली कड़की। आईने के भीतर कैद अनिमेश ने देखा, वो खुद कमरे से बाहर निकलकर जा रहा था। और छायात्रु की दूसरी मंजिल पर फिर से वही मध्यम सिसकने की आवाज शुरू हो गई, जिसे सुनने के लिए अब वहां कोई भी जिंदा नहीं बचा था।